हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली के कार्मिक विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। मोहम्मद गौरी की विजय और सल्तनत की स्थापना ने भारत में भू राजस्व प्रणाली में बड़े बदलाव लाए। मोहम्मद गौरी की विजय और सल्तनत की स्थापना में भारत में भू राजस्व प्रणाली में बड़े बदलाव आए। उस समय की सरकार ने इस्लामी राष्ट्रों के अनुसार करों को इकट्ठा करके राजस्व बढ़ाने के सभी प्रयास किए। उस समय की सरकार ने इस्लामी राष्ट्रों के अनुसार करों को बढ़ाकर उनको इकट्ठा करके राजस्व बढ़ाने का प्रयास किए। नए करों को लोगों पर लगाया गया और उत्पादन में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ गई और जो प्रोडक्शन हुआ उसमें राष्ट्रों के अनुसार करों को इकट्ठा करके राजस्व बढ़ाने के सभी प्रयास किए गए और नए करों को लोगों पर लगाया गया और जो नए कर थे उनका लोगों पर लगाया गया और उत्पादन में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ गई और कर नए लगाने से इससे प्रोडक्शन जो हुआ उसमें सरकार की जो पार्टनरशिप थी वो बढ़ गई। हालांकि उस समय ताकि प्राचीन मूल के कानून के अनुसार भूमि प्रणाली के हिंदू रूप का मूल रूप कुछ लालची सुल्तानों और उनके अधिकारियों द्वारा किए गए कुछ संशोधनों के साथ बच गया था और जो कानून था प्राचीन मूल के कानून के अनुसार भूमि प्रणाली के हिंदू रूप का मूल रूप कुछ लालची सुल्तानों और उनके अधिकारियों द्वारा किए गए कुछ संशोधनों के साथ बच गया। एकता प्रणाली ने देश को एक कृषि प्रणाली प्रदान की। एकता प्रणाली ने देश को एक कृषि प्रणाली प्रदान की। एकता व्यवस्था को इल्तुतमिश द्वारा संस्थागत दर्जा प्रदान किया गया था और एकता प्रणाली को इल्तुतमिश द्वारा संस्थागत दर्जा प्रदान किया गया था और बाद में यह व्यवस्था गुलाम वंश के तहत सल्तनत प्रशासन का मुख्य आधार बन गई और बाद में गुलाम वंश के तहत सल्तनत प्रशासन का एक मुख्य आधार बन गई। मोहम्मद गौरी भारत में तर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। भारत में तर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी एक पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन गौरी था। क्या था उनका पूरा नाम? शिहाबुद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन गौरी था। गजरी के अधीन एक छोटा सा राज्य था और गौर मोहम्मद गजरी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासक बना और 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण किया और इन्हें भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध किया और इन्हें 1175 ईस्वी में सुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पटना यानी गुजरात पर हुआ और दूसरा आक्रमण कहाँ हुआ? 1178 में पटना में पर हुआ। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। अब मोहम्मद गौरी द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए वो पहला कौन सा था? 1151 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के माध्यम लड़ा गया युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। पहला कौन सा था? जिसमें 1151 में हुआ गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। दूसरा हुआ 1192 ईस्वी में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच था। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और 1192 में जो ये युद्ध हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच उसमें मोहम्मद गौरी विजय हुए। चौथा युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में हुआ था। यहाँ युद्ध कन्नौज के शासक जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुए और इस युद्ध में जो जयचंद और मोहम्मद गौरी को उसमें गौरी विजय हुए थे। मोहम्मद गौरी भारत के विजेता प्रदेश पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गए और मोहम्मद गौरी भारत में विजय प्रदेशों
पर जो शासन का भार था वह अपने गुलामों यानी सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गए। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। और मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? 15 मार्च 1206 में कर दी गई। इक्ता प्रणाली सैनिकों, अधिकारियों और रईसों को सौंपा जाता है। सैनिकों, अधिकारियों और रईसों को सौंपा जाता है। शुरुआत में एक इक्ता वेतन पर आधारित था। क्या था? एक शुरुआत में एक इक्ता वेतन पर आधारित था। इक्ता का अर्थ है भूमि या भूमि राजस्व जो किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों पर सौंपी जाती है। क्या अर्थ है? इक्ता प्रणाली का अर्थ है भूमि या भूमि राजस्व जो किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों पर सौंपी जाती है। इन इक्तारों के धारक सुल्तान के भरोसेमंद राजेंद्र थे। कौन थे? इक्ता प्रणाली के जो धारक थे वो सुल्तान के भरोसेमंद व्यक्ति थे। इक्ता प्रकार के 2 प्रकार थे और इक्ता के 2 प्रकार थे। फर्स्ट इज इक्ता का प्रकार छोटी इक्ता और बड़ी इक्ता। छोटी इक्ता क्या थी? छोटी इक्ता ये आमतौर पर वेतन के रूप में सैनिकों को दी जाती है। छोटी इक्ता क्या थी? जो आमतौर पर नॉर्मली जो वेतन होता है वो सैनिकों को दी जाती है। इसमें संबित इक्तेदार केवल राजस्व वसूली करना था और इसमें क्या था? सिर्फ राजस्व वसूली करना था। बड़ी इक्ता प्रणाली, बड़ी इक्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र अमीरों व सेना अधिकारियों को दिए जाते थे। ये किसे दिए जाते थे? महत्वपूर्ण क्षेत्र और अमीरों व सेना अधिकारियों को दिए जाते थे। ये इक्तेदार इक्ता भूमि में राजस्व वसूली के साथ साथ सैनिकों और प्रशासनिक कर्तव्यों भी करते थे। ये क्या करते थे? वसूली तो करते थे, उसके साथ सैनिकों और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे, जिनको बड़ी इक्ता दी जाती थी। इक्ता प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी? इक्ता प्रणाली की आवश्यकता, इक्ता प्रणाली की शुरुआत आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता से हुई। कब हुई इक्ता प्रणाली की शुरुआत? आरंभिक तुर्की सुल्तानों की आवश्यकता से हुई। राजधानी से दूसरी स्थित सुल्तान के वे क्षेत्र जिसमें राजस्व वसूली आसानी से ना हो, वे क्षेत्र सुल्तान के वे क्षेत्र जहां राजस्व की वसूली आसानी से ना हो, सुल्तान द्वारा इक्ता के रूप में दी जाने लगी। सुल्तान द्वारा जहाँ पर वसूली अच्छे से नहीं होती थी वहां पर इक्ता के रूप में दी जाने लगी। ये इक्ताएं सुल्तान की प्रशासनिक और सैनिक सेवाएं करने के बदले प्रदान की जाती थी। और ये किसके बदले दी जाती थी? सुल्तान की प्रशासनिक और सैनिक सेवाएं करने के बदले प्रदान की जाती थी। इस प्रकार की सुल्तानों ने इक्ते बांटकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुल्तान का प्रभाव स्थापित किया और इसको इक्ते को बांटकर उन्होंने सुल्तान का प्रभाव स्थापित किया। नियमित रूप से राजस्व की वसूली, दूसरी तरफ संबंधित अधिकारियों को अपने अधीन एक क्षेत्र मिला और दूसरी तरफ जो वसूली था वो संबंधित अधिकारियों को अपने अधीन एक क्षेत्र मिला जिसमें अपनी योग्यता के अनुरूप वे राजस्व प्राप्त कर सकता था और जिसमें वो क्या कर सकता था? अपनी योग्यता के अनुरूप वे राजस्व प्राप्त कर सकता था। नेक्स्ट इक्तेदारों के कार्य। इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करता था। इक्तेदार अपनी इक्ता में प्रशासनिक व सैनिक कार्यों को पूरा करते थे। इक्ता से प्राप्त राजस्व में अपना वेतन तथा प्रशासनिक व सैनिक खर्च निकालकर शेष रकम को सुल्तान के राजकोष में जमा करते थे। और क्या करते थे? जो भी उनके इक्ता से अपने प्रशासनिक व सैनिक खर्चे को निकालकर जो रकम बच जाती थी वो सुल्तान के राजकोष में जमा करता था। इस रकम को फजील कहते थे और इस रकम को क्या कहते थे? फजील कहते थे। इक्तेदार अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था और इक्तेदार अपनी इक्ता में सुल्तान के नाम से शासन करता था। उसका पद वंशानुगत नहीं था और उसका जो पद था वो वंशानुगत नहीं था तथा इक्तेदारों को सिक्के चलाने का अधिकार भी नहीं था और इक्तेदारों को सिक्के चलाने का भी अधिकार नहीं था। इक्तेदार का पद हस्तांतरित होता था और इक्तेदार का जो पद था वो हस्तांतरित होता था। समय समय पर सुल्तान इक्तेदारों को स्थानांतरण करता था और समय समय पर वह सुल्तान इक्तेदारों को स्थानांतरण करता था। फिरोज तुगलक ने इक्तेदार का पद वंशानुगत कर दिया था और जो फिरोज तुगलक था उन्होंने इक्तेदार का जो पद था वो वंशानुगत कर दिया था। इक्तेदार प्रणाली के दोष।
इक्तेदार सामान्यतः इक्ता की आय व खर्च में हेरा फेरी कर भ्रष्टाचार करते थे। इक्तेदार सामान्यतः इक्ता की जो आय थी वह खर्च था उसमें हेरा फेरी कर भ्रष्टाचार करते थे। इसे रोकने के लिए तथा इक्तेदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग कदम उठाए। क्या करते थे इक्तेदार? उसमें खर्च व आय में वो हेरा फेरी कर भ्रष्टाचार करते थे और इसी को रोकने के लिए सुल्तानों ने सभी ने अपने अलग अलग कदम उठाए। इक्तेदार अपनी इक्ता से मनचाहा कर वसूल करते थे और इक्तेदार अपनी इच्छा से मनचाहा कर वसूल करते थे तथा यह कर सुल्तान के खजाने तक नहीं जाने देते थे और जो खर्च वो राजस्व जो वो वसूल करते थे कर वो उसको सुल्तान के खजाने तक भी नहीं जाने देते थे, जिसमें सुल्तान की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था और जिससे क्या होता था सुल्तान की जो आय थी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था तथा इक्तेदारों की स्थिति मजबूत हो रही थी और इससे क्या हो रहा था इक्तेदारों की स्थिति थी वो मजबूत हो रही थी। थर्ड पॉइंट इज इक्ता में दी गई भूमि ने असंतुलन पैदा कर दिया और जो इक्ता की जो भूमि थी उसमें भी असंतुलन पैदा कर दिया, जहां शक और इक्तेदारों के पास अनगिनत भूमि हुआ करती थी और जिससे क्या होता था उसके इक्तेदारों के पास अनगिनत भूमि हुआ करती थी। वहीं आम जनता भूमि की कमी के कारण समस्याओं का सामना कर रही थी और आमतौर पर जो जनता थी वो भूमि की समस्या के कारण समस्याओं का सामना कर रही थी। भूमि नहीं थी उनके पास तो इसलिए वो परेशान हो रहे थे और उन्हें समस्याएं हो रही थी जो आम जनता थी। पॉइंट 4, प्रारंभ में इक्ता व्यवस्था के अंदर उसी भूमि को दिया जाता था जो राजधानी से दूर स्थित सल्तनत के वे क्षेत्र जिसमें राजस्व वसूली आसानी से न होती थी सुल्तान द्वारा इक्ता के रूप में दी जाने लगी, परंतु बाद के समय में यह देखा गया कि कृषि योग्य भूमि भी गरीब जनता से छीनकर इक्ता के रूप में दी जाने लगी थी। क्या था? प्रारंभ में इक्ता राजस्व व्यवस्था के अंदर उसी भूमि को दिया जाता था जो राजधानी से दूर स्थिति उसी भूमि को दिया जाता था जो राजधानी से दूर स्थिति सुल्तान के वे क्षेत्र जिसमें राजस्व वसूली आसानी से न होती थी और जो सुल्तान के वे क्षेत्र जिसमें वसूली अच्छे से ना होती थी और सुल्तान द्वारा इक्ता के रूप में दी जाने लगी और जो सुल्तान द्वारा वही भूमि इक्ता के रूप में दी जाने लगी। परंतु बाद के समय में यह देखा गया कि कृषि योग्य भूमि भी गरीब जनता से छीनकर इक्ता के रूप में दी जाने लगी और बाद में क्या देखा गया जो कृषि जो योग्य जमीन थी वो भी गरीब जनता से छीनकर इक्ता के रूप में दी जाने लगी। इक्तेदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग कदम उठाए। इक्तेदारों पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग कदम उठाए। फर्स्ट इज बलवान ने ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया जो इक्ता भूमि का आय का आकलन करता था। बलवान ने क्या किया? ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया जो कि इक्ता की जो भूमि थी उसका आय का आकलन करता था। सेकंड, अलाउद्दीन ने इक्तेदारों के स्थानांतरण पर बल दिया तथा 3 वर्ष से अधिक किसी इक्तेदार को एक इक्ता में नहीं रखा और जो 3 वर्ष से जो अधिक था वो किसी भी इक्तेदार को एक इक्ता में नहीं रखा। इसके अलावा उसने इक्ता प्रणाली के केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को बढ़ाया और उसने क्या किया? इक्ता प्रणाली में केंद्रीय प्रशासन के हस्तक्षेप को बढ़ाया। 3, गयाउद्दीन तुगलक की व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन सैनिकों का वेतन अलग अलग रूप से निर्धारित कराया और गयाउद्दीन तुगलक ने क्या किया? व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन सैनिकों का वेतन अलग अलग रूप से निर्धारित कराया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्तेदारों पर अत्यधिक नियंत्रण लगाया। उसने इक्तेदारों के समकक्ष इक्ता क्षेत्र में अमीर नामक अधिकारी को नियुक्त किया जो इक्ता का प्रशासन चलाता था, जबकि वसूली का अधिकार इक्तेदार के पास बने रहने दिया और जबकि वसूली का जो अधिकार था वो इक्तेदार के पास ही बने रहने दिया। इस अत्यधिक नियंत्रण के कारण ही इक्तेदारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय अनेक विरोध किए और
इसी अत्यधिक नियंत्रण के कारण जो इक़्तिदार थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की समय अनेक विरोध किए। उनके जो उन्होंने जो नियंत्रण लगाए उसके इक़्तिदारों ने अत्यधिक विरोध किए। फ्रेंड्स, आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।